नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आखिरकार निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। खास बात यह है कि इन तारीखों में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो दो हैं। एक तो ईवीएम से ही ये चुनाव होगा, ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा था कि बैलेट पेपर से होगा, फिर कहा ईवीएम से होगा, जिसको लेकर कांग्रेस आपत्ति जता रही है और कह रही है कि आप आखिर पलट क्यों गए, क्योंकि आपको अपनी हार दिख रही है। लेकिन जो दूसरा नई बहस आज छिड़ गई है वो ये है कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे और 3 चरणों में उनके नतीजे आएंगे। अब कांग्रेस कह रही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले पंचायत चुनाव भी एक चरण में नहीं करवा पा रहे। चलो चुनाव भी मतदान अलग अलग करवा लो, रिजल्ट तो एक साथ दे दो। कांग्रेस को लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए अलग अलग रिजल्ट आएंगे। पहले में देख लेंगे जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, तो दूसरे में मैनेज करेंगे, दूसरे में फिर देखेंगे, फिर तीसरे में मैनेज करेंगे। इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि हम डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष चुनाव करा रहे हैं, जनता सीधे मेयर चुन रही है, इसलिए कांग्रेस डर रही है और अब उलझुल आरोप लगा रही है। क्या वाकई में 3 चरणों में चुनाव के बाद 3 चरणों में रिजल्ट जो है, मतदान जो है, उसके बाद 3 चरणों में ही उसका रिजल्ट आए, ये जरूरी है? और क्या ईवीएम अब लोकतांत्रिक भारत की मजबूरी है? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। तो राज्य चुनाव आयोग के कमिश्नर अजय सिंह ने क्या जानकारी दी है, किस तरह से ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जरा ये सुनिए। पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में एक साथ एक चरण में चुनाव होगा और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिसमें कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव होंगे वो 3 चरणों में होंगे। जहाँ तक कार्यक्रम का सवाल है तो नगरीय निकाय में नामांकन का काम 22 जनवरी से शुरू होगा और 11 फरवरी को मतदान होगा और 15 फरवरी को उसकी फिर काउंटिंग होगी। ग्रामीण क्षेत्र में 27 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा, पूरे तीनों चरणों का एक साथ होगा और मतदान जो होगा वो 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी को होगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो सुनिए और फिर लखनलाल देवांगन मंत्री क्या कह रहे हैं इसमें, जरा ये भी सुनिए। नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम आप 15 फरवरी को घोषित करेंगे और पंचायत चुनाव का 18 फरवरी, 21 फरवरी और 24 फरवरी पंचायत चुनाव का पहला चरण, दूसरा चरण का पहला घोषित करेंगे परिणाम। तीसरा चरण में फर्क पड़ेगा। क्यों? कि एक इलेक्शन 1 नेशन और परिणाम को वेट कर राष्ट्र स्टेट में चुनाव होने के बाद एक साथ गिनती होती है, लेकिन 8 से 9 दिन की अंतर है यहाँ। फिर आप 4 चरणों में क्यों परिणाम घोषित कर रहे हैं, हमारा सवाल है। कांग्रेस सरकार में जो योजनाएं बंद हो गई थी उस योजनाओं को पुनः चालू हुआ है। प्रधानमंत्री आवास 18 लाख कांग्रेस सरकार ने छीन लिया था, उस आवास को भी स्वीकृति देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो निश्चित तौर पर जनता इस बार फिर से जिस तरह से लोकसभा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, उसी तरह से नगरीय निकाय में भी और त्रिस्तरीय पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता, भारतीय छत्तीसगढ़ के भाई बहन निश्चित तौर पर आशीर्वाद उनका मिलेगा हमसे। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे, हो गया निकाय पंचायत चुनावों का ऐलान, किस्तों में जारी होगा परिणाम? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। कांग्रेस बोली 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने दिखाए, एक बार में पंचायत का रिजल्ट तक जारी ना कर पाए। बीजेपी बोली डायरेक्ट इलेक्शन से कांग्रेस घबराई, फिर देने लगे ईवीएम की दुहाई। छत्तीसगढ़ में पंचायत निकाय चुनाव का ऐलान, ईवीएम और 4 चरण में रिजल्ट पर घमासान। यह कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि भाई कितने चरण क्यों कर रहे हैं, पंचायत चुनाव का तो कम से कम रिजल्ट एक साथ जारी कर दीजिए। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ जो बीजेपी से आज वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भी हैं, बहुत स्वागत करूंगा श्रीचंद सुंदरानी जी का। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धनवेंद्र जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र जी आपके पास आता हूं। सुरेंद्र जी, ये पहले तो आपको पहले बैलेट पेपर का बोल दिया था, थोड़ा खुश कर दिया था, पर फिर बाद में ईवीएम आ गया और अब 1 नेशन 1 इलेक्शन का बोला था
और अब कह दिया कि किश्तों में परिणाम जारी होंगे। ये आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है सर? देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 13 महीने में जो काम किया है ये बहुत पूरी तरह कराई। हर मोर्चे पे सरकार का काम। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री दुहाई देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, उसके लिए विधेयक भी पारित करते हैं, पर कई चर्चाएं भी हो रही हैं। इधर उनका मोदी की गारंटी वाली सरकार जो है एक बार में पंचायत चुनाव भी नहीं कराने की स्थिति में है। यहाँ तक कि आपको सरकार बनाए हुए काफी अरसा बीत गया, आपको मालूम है कि कब चुनाव कराना चाहिए, तो चुनाव की प्रतीक्षा करते रहे। जब बोर्ड परीक्षा सामने आ गया तो आनंद फानंद में चुनाव करा रहे हैं। तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। चाहे वो जितने भी वादे उन्होंने किए थे, वादे करने के लिए सरकार काम करने में असफल रही, और इस कारण हर तरह से वो तरीके अपनाने की कोशिश कर रही है जिसमें किसी तरह से इनकी इज्जत बच जाए, चुनाव में किसी तरह की हाथी। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और चाहे ईवीएम से कराएं चाहे बैलेट पेपर से कराएं, निर्णय तो जनता का है। और हमको यकीन है कि जनता ने इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नामों को है। अब अभी मैं गिनाना शुरू करूं तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। चाहे धान खरीदी का मामला हो, चाहे शिक्षा कर्मियों की भर्तियों का मामला हो, चाहे लोगों को नौकरी में निकालने का मामला हो, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे खराब कहीं है तो, और आए दिन रोज ये बयान आते हैं कि अब देख लिया जाएगा, मगर इनके देखते देखते ही रोज कत्ल, रोज मर्डर, रोज बलात्कार, रोज तरह तरह की घटनाएं आम है। इससे जनता परेशान है और जनता निश्चित रूप से इनको इस सबक इस नगर पालिका चुनाव में और पंचायत चुनाव में दिलाएगी, ऐसा उम्मीद। ठीक है, मैं आ जाता हूं श्रीचंद सुरानी जी। सुरानी जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और आज तो विजय शर्मा जी बोल रहे हैं कि हम पहले राज्य बन गए जो वन नेशन वन स्टेट वन इलेक्शन करा रहे हैं। लेकिन सर, जो जिस तरह से टुकड़े टुकड़ों में आप परिणाम दे रहे हैं, ये सवाल तो उठेंगे कि पंचायत के नतीजे कम से कम एक साथ दे दीजिए। ठीक है, इलेक्शन भी आप अलग करा लीजिए, हो सकता है संसाधन ना हो, ईवीएम भी कम पड़ रही हो, कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं, पर ये रिजल्ट जो आ रहे हैं इसको लेकर फिर मंशा पर सवाल उठेंगे और अगर आप जीतते हैं तो बेवजह उस जीत पर तोहमतें लगेंगी। इसकी जरूरत है क्या? कहीं न कहीं कांग्रेस भ्रमित है और भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती है, चाहे वो ईवीएम के मामले में लगाए या अन्य मामलों में लगाए। ईवीएम से जब इनकी 68 सीटें जीती जाती तब इनको ईवीएम से आपत्ति नहीं होती, जब ये 35 सीटों पे आके खड़े हो जाते हैं तब ईवीएम पे आपत्ति करते हैं। रहा सवाल वन नेशन वन इलेक्शन की बात, अभिलाष जी आपने की, निश्चित रूप से ये ग्रामीण अंचल के चुनाव है, ये छोटे चुनाव है। 1 लाख से अधिक पंच चुने जाने हैं, सरपंच चुने जाने, जनपद के पदाधिकारी चुने जाने हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने जाने हैं। तो अलग अलग पार्ट में चुनाव होते हैं। ये प्रक्रिया यहाँ नहीं, बंगाल और कई सारे राज्यों में यही प्रक्रिया है। चुनाव होते हैं, उसके तुरंत रिजल्ट उसी दिन निकलना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे चुनाव होते हैं। ये कोई छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, कई सारे राज्यों में ये प्रक्रिया होती है। इससे और चिन्ह पर चुनाव नहीं होता है, पार्टी पे चुनाव नहीं होता है, इसलिए इस पे भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी पता नहीं चलता कि किस पार्टी का आदमी जीता है, किस पार्टी का हारा है। वो तो बाद में जब पार्टी की आस्था वाला मामला आता है, पार्टी के द्वारा कुछ अधिकृत किए हुए थे, उन्हीं के बारे में जानकारी होती है। ये कांग्रेस पार्टी चूंकि चुनाव में जाने से घबरा रही है, जिस प्रकार से 13 महीने में विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ में नए आयाम स्थापित किए। कहीं न कहीं आप देखिए, नक्सलवाद से मुकाबला करते हुए आज नक्सलियों पर भारी पड़ रही है सरकार। सफाई की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे अन्य मुद्दों में प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो 18 लाख आवास प्रधानमंत्री को दिए गए। नगरीय निकायों को पैसा देने की बात आए तो भूपेश बघेल सरकार से कम 10 गुना अधिक पैसा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। गांव विकास के कामों पे हमने ध्यान दिया। भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल में ऐसा कोई विकास नहीं किया। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं,
मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ 5 साल में आपकी एक उपलब्धि बता दीजिए। वही उपलब्धियों में गिनेंगे आप जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर ठीक है रमन सिंह जी की सरकार ने शुरू किए थे, उन्हीं का फीता काटने का काम के अलावा आपने कुछ नहीं किया। आपका अपना प्रोजेक्ट कोई भी नहीं रहा, ना आपने कोई एक आध 4 लाइन बनाई हो, ना आपने कोई एक अंडर ब्रिज ओवर ब्रिज बनाई हो, ना ही आपने इस प्रदेश को कोई विकास दिया हो। ठीक है सिर्फ सुंदरानी जी, ठीक भ्रष्टाचार है। के अलावा इस पार्टी ने किया क्या 5 साल? कई सारे आरोप इनके ऊपर लगे जो प्रमाणित आरोप हैं। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूँ जल्दी से धर्मेंद्र जायसवाल जी आपके पास। धर्मेंद्र जी मुझे बताइए, ये जैसे सुंदरानी जी बता रहे हैं कि दिक्कतें होती हैं इसलिए मजबूरी, और कई कई राज्यों में ऐसा होता है, छत्तीसगढ़ में भी कोई ये नई चीज नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है। क्या आपको सुनकर के लगा क्योंकि ईवीएम का यूज ही इसलिए किया जा रहा है कि जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से हो जाए, फिर ईवीएम का यूज करने के बाद आप 3-4 चरणों में कर रहे हैं, तो ऐसे तो फिर आप बैलेट पेपर से ही कर लेते, बैलेट पेपर से आराम से 4 चरणों में निपट जाते चुनाव। नहीं, देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम पर हो रहे हैं, पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर पर हो रहे हैं। दोनों चुनाव एकदम अलग अलग हैं। पंचायतों में जो मतदान केंद्र होते हैं वहीं मतगणना भी होती है। दोपहर 3 बजे तक मतदान होता है, उसके बाद वहीं मतगणना होती है, क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 12 से लेकर के 20 तक के पंच होते हैं, उनका वहीं रिजल्ट जारी करना होता है। साथ में सरपंच और जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के मतगणना भी वहीं होती है। तो मत पेटी खुल चुका है, मतगणना हो चुकी है, तो अगले दिन परिणाम जारी करना होता है, क्योंकि वो भी अगले दिन इसलिए क्योंकि वो ब्लॉक में निर्वाचन क्षेत्रवार जाकर के उसका टेबुलेशन होता है। अलग अलग जो मतदान केंद्र होते हैं, पोलिंग बूथ होते हैं, उसके जो आंकड़े होते हैं वोटों के, वो उसका टेबुलेशन जाकर के जनपद पंचायत कार्यालय में होता है, और वहाँ जब टेबुलेशन हो जाता है तो रिजल्ट अपने आप आउट हो चुका होता है। तो उसकी आधिकारिक घोषणा भर की बात है, तो उसको 7 दिनों तक या 9 दिनों तक रोका जाना संभव नहीं है। वैसे भी जानकारी सबके सामने आ जाती है, और उसका केवल औपचारिक ऐलान, जो आधिकारिक घोषणा है, वो करनी होती है, तो वो अगले दिन, मतदान के अगले दिन वो होता है। जहाँ तक नगरीय निकाय चुनाव की बात है, नगरीय निकाय चुनाव में तो एकदम स्पष्ट है कि ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, और उसके पूरे प्रदेश में एक चरण में चुनाव हो रहे हैं। तो वो एक चरण में चुनाव हो रहे हैं, एक चरण में उसकी मतगणना हो जाएगी, और वह 15 फरवरी को सारे नतीजे सामने आ जाएंगे। जहाँ तक ग्राम पंचायतों का मामला है, ग्राम पंचायतों में मैंने जैसे कि स्पष्ट किया कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहे हैं, और वो मतगणना वही मतदान केंद्रों में होना है। 1 लाख से ज़्यादा पंचों के चुनाव होंगे, 433 जिला पंचायतों के सदस्यों के चुनाव होंगे, लगभग 20,000 सरपंचों के चुनाव होने। तो ये जो प्रक्रिया है वो एक चरण में नहीं कराई जा सकती, संभव नहीं है। संसाधनों की कमी की बात यदि छोड़ भी दें तो तमाम जो बाकी प्रक्रियाएं हैं वो एक साथ पूरा कराना इसलिए संभव नहीं है कि 1 लाख पंचों के नामांकन दाखिल कराने, उनका मतदान कराना, फिर मतगणना कराना, तो इसके लिए समय की आवश्यकता थी। इसलिए 3 चरण में चुनाव हो रहे हैं। और ये जो चुनाव हैं, सुरेंद्र शर्मा जी बेहतर जानते हैं, पंचायतों की राजनीति से वो जुड़े रहे हैं, तो उनको पता है कि ये एक चरण में चुनाव नहीं कराए जा सकते थे, और मतगणना के बाद परिणाम को रोका जाना भी संभव नहीं था, क्योंकि ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं होते, तो धर्मेंद्र इसलिए उसका प्रभाव अगले चरण के चुनाव में पड़ेगा, ये कहना भी मुझे वाजिब नहीं दिखाई देता। ठीक है, चलिए मैं सुरेंद्र शर्मा जी आपके पास आता हूं। देखिए धर्मेंद्र जी ने जहां पर लाकर, जिस मोड़ पर लाकर के इस डिबेट को छोड़ दिया है, मैं वहां पर आना चाह रहा था और आखिर वहां पहुंच गए। तो सुरेंद्र जी, जब धर्मेंद्र जी को लगता है कि पंचायत के चुनाव के परिणाम एक बार में जारी नहीं हो सकते, ना ही काउंटिंग हो सकती है, वो वोटिंग हो सकती है, बीजेपी को लगता है, प्रदेश बीजेपी को लगता है, इलेक्शन कमीशन को लगता है, कांग्रेस को भी लगता है, तो फिर ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की परिकल्पना क्या है फिर? देखिए, सबसे पहली बात है कि धर्मेंद्र जायसवाल जी ने अब बाकी बातें सब सही कही, और ये बात बिल्कुल सही है कि पंचायतों के चुनाव गैर दलीय आधार पे है, और क्योंकि पंचों और सरपंचों की मतगणना वहीं हो जाती है, और जनपद सदस्य, जिला सदस्य की गणना है कि तो जनपद पंचायत में होती है। मगर ये बात भी सही है कि आज तक के छत्तीसगढ़ में पंचायतों के चुनाव एक चरण में ही होते रहते हैं, और या फिर उसको जिला वाइज किया गया है। एक जिले में अलग दिन हो, दूसरे जिले में अलग दिन हो। इसमें क्या किया गया है कि एक ही जिले में अड़ोस पड़ोस में जो किया गया है, उससे निश्चित रूप से परिणाम से आजू बाजू के गांव निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। भले ये गैर दलीय आधार पर होता है, मगर सारी दुनिया जानती है ये व्यक्ति कांग्रेसी है, ये व्यक्ति भाजपाई है, ये व्यक्ति बसपाई है। इन सब चीजों का परिणाम निश्चित रूप से प्रभावित होता है। दूसरी बात क्या है
कि जिस ढंग से आज मान लीजिए घोषणा कर दिया और 2 दिन के अंदर ही नामांकन शुरू। अब आप एक चीज समझिए कि चूंकि दलीय आधार पर चुनाव हो रहा है तो प्रत्येक पार्टी को एक एक नगर पालिका में 20-20, 21-21 पार्षद के टिकट बांटते हैं, फिर उनको अध्यक्ष के टिकट बांटते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए जो एक व्यवस्था होनी थी कम से कम 1 हफ्ते की, आज दोनों दलों की बात, भारतीय जनता पार्टी ने गोपनीय रूप से तैयारी कर ली हो उसको मैं नहीं जानता, मगर हमारी पार्टी के पर्यवेक्षक लोग गए हैं, पहली बैठक लेके आए हैं, पहली बैठक में आवेदन वगैरह आया है, उसकी बैठकें नहीं हो पाई हैं। तो अगर कल परसों से नामांकन शुरू हो रहा है तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में होने का एक लाभ लेने का प्रयास कर रही है, और ठीक है, उसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। आप, मेरा कहना ये है कि अभी जैसे हमारे मित्र सुंदरानी जी कह रहे थे कि 18 लाख मकानों को आवास हमने मंजूर। अभिलाष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2011 के जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कुल 18 लाख लोग ऐसे थे जो आवास में। उसके बाद कोई जनगणना हुई, नया कोई सर्वे हुआ है, उसमें से 2.5 लाख मकान तो डॉक्टर रमन सिंह ने बनाया 18 तक, लगभग 5 लाख मकान कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो 18 लाख का आंकड़ा बताते क्यों है भाई, कहां से बताते हैं? मैं तो कई बार पूछ चुका हूं कि आप ये बता दीजिए कि आंकड़े कहां से आते हैं आपके पास। 18 लाख का एक पहाड़ा पड़ लिया है। जो राशि जारी की है इन्होंने प्रथम किस्त में, वो 5 लाख भवनों के लिए राशि जारी की। ना ठीक है, ये एक तकनीकी विषय पर भी हम बात करते रहेंगे आगे, पर मैं वापस आता हूं सुंदरानी जी। ये देखिए, कहा जा रहा है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं और एक पंचायत चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य का जो औसतन अगर मैं माना जाऊं तो छत्तीसगढ़ का राज्य जो उसका क्षेत्रफल है, जो उसकी जनसंख्या बाकी प्रदेशों से छोटी कही जाती है, तो हमारी तैयारियां ये हैं और हम बातें ऐसी करते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि इसके लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती है, या ऐसा कुछ किया जाता है कि कम से कम आगे बढ़ते नजर आए कि भाई पहले 3 चरणों में कराते थे, अब 2 में करा रहे हैं, आगे 1 में जाएंगे हम? नहीं, निश्चित रूप से अभिलाष जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ हम जब जा रहे हैं तो त्रिस्तरीय चुनाव जो 3 चरणों में क्यों होने चाहिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। लेकिन जब 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला सामने आएगा, जब तय हो जाएगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन है, तो उस प्रकार की व्यवस्थाएं भी होगी। फिलहाल जो व्यवस्थाओं के आधार पर चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित रूप से 3 चरणों में हो रहे हैं, लेकिन आगे जब शासन का निर्णय होगा तो उस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले से कर दी जाएगी, तो निश्चित रूप से 1 चरण में होगा। लेकिन ये हमेशा देखा गया है, नगरीय ये त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव 3-4 चरणों में होते आए। कोई हमारी सरकार 3 चरणों में करा रही, ऐसा नहीं है। हम नगरीय निकाय के चुनाव तो 1 ही चरण में करा रहे हैं। अभी तक कांग्रेस, देखिए कांग्रेस, चीत भी मेरी पढ़ भी मेरी, अभी तक आरोप लगा रही थी कांग्रेस की हम चुनाव को टालना चाहते हैं। चुनाव की जब घोषणा हो गई तो अचानक घोषणा हो गई, तो चुनाव की घोषणा तो होना ही था, लगातार छप रहा था। इन्होंने तैयारी नहीं की, ये इनका दुर्भाग्य हो सकता। हमारी तैयारी तो मंडल से लेकर, जिले से लेकर, संभाग से लेकर प्रदेश तक की पूरी तैयारियां हो चुकी। हमने प्रक्रिया 15 दिन पहले से शुरू कर दी थी, आवेदन मंगाने शुरू कर दिए थे, स्कूटनी हो गई थी, मंडल स्तर पर 3-3 नाम तय किए, फिर जिले में कल तक सारे नाम एक नाम तय हो जाएंगे, फिर नगरीय निकाय के महापौरों के चुनाव की प्रदेश समिति बैठेगी, वो 23 या 24 तारीख को महापौर के कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। तो ये हमारी तैयारियां तो है। कांग्रेस तैयारी करती नहीं, जूतम पैजार है कांग्रेस में, कभी चुनाव को गंभीरता से लेते नहीं। भारतीय जनता पार्टी 5 साल तैयारी करती है, कांग्रेस पार्टी चुनाव की घोषणा होने के बाद करती है। ये बेसिक फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। ठीक है, धर्मेंद्र जी, देखिए ये बात सही है कि सबको पता था कि चुनाव आ रहे हैं, पर हाँ ये बात सुरेंद्र जी अगर कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का कम से कम समय मिलना था, अब 2 दिन बाद ही सारी प्रक्रिया हमें शुरू करनी है, तो ये कांग्रेस की गलती है कि वो बिल्कुल लास्ट टाइम तक बैठी रही, या एक परिपाटी होती थी जिसकी वजह से गच्चा खा गई कांग्रेस की भाई 5-7 दिन मिलते थे, इस बार 2 दिन बाद से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, या कांग्रेस डिले हो गई, थोड़ा लेट चल रही है कांग्रेस इस मामले में तैयारी के? सुरेंद्र शर्मा जी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनसे चूक हो गई है। जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव का समय बढ़ाया गया था, तो वो तो पता था कि नगरीय निकाय चुनाव
समय से विलंब से होंगे, लेकिन पंचायतों के चुनाव की तिथि नहीं बढ़ाई गई थी। तो ये अपने आप में समझने वाली बात थी कि ये चुनाव हर हाल में फरवरी मार्च में हो जाएंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही थी, उसको देख करके कम से कम कांग्रेस को सबक लेना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ रही है, चुनाव के बाद हमको कितना वक्त मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संभागीय चुनाव समितियां बना दी, जिला चुनाव समिति बना दी, और प्रदेश में जो नगरीय निकाय के चुनाव के लिए जो पॉलिटिकल कमेटी है वो बना दी, प्रत्याशी चयन के लिए कमेटी बना दी। तो कांग्रेस को इससे देख करके समझना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी जो तैयारियों में इतनी तेजी दिखाई दे रही है, उसके पीछे मकसद क्या है। ये भांपने वाली बात थी परिस्थितियों को, लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से उनका जो प्रदेश का नेतृत्व है वो इस परिस्थितियों को शायद नहीं भांप सका, या वहाँ जो सुंदरानी जी जो आरोप लगा रहे हैं उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन कमोबेश परिस्थितियाँ उसी तरह की दिखाई दे रही है। जो उनका प्रदेश नेतृत्व है वो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के औरा से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। और इन तमाम जो परिस्थितियाँ बनती है, जो समीकरण बनते हैं, उससे कांग्रेस को चुनावी तैयारियों में विलंब होता है। उसकी वजह से आज उनको ये हड़बड़ाहट दिखाई दे रही है कांग्रेस के अंदर कि हम अब कैसे चुनाव में जाएं, चूँकि नगरीय निकायों के चुनाव दलीय आधार पर होने हैं, तो नगर पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के पार्षद प्रत्याशियों के नाम तय करने हैं, अध्यक्षों के नाम तय करने हैं, मेयर का नाम तय करना है। और अभी तक ना तो कोई कमेटी बन पाई, ना कोई बैठक हो पाया है। तो उनके लिए 28 तारीख तक का ही वक्त है, जब तक नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी 27 तारीख की रात तक हर हाल में उन्हें अपनी ये सारी प्रक्रिया पूरी करके उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा, तब वो 28 तारीख को नामांकन दाखिल कर पाएंगे। तो कांग्रेस के पास ज़्यादा वक्त अब है नहीं, अब उनको बहुत तेज़ी से सारी प्रक्रियाओं का निपटाना होगा, और उसके बाद जाकर के उनको अपने प्रत्याशी घोषित करने पड़ेंगे, तब जाकर के चुनाव मैदान में खड़े दिखाई देंगे। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़त बना ली है, मानसिक तौर पर ही कहें, एक बढ़त बना ली है कि उन्होंने अपने जो चुनाव के कार्यक्रम है वो पहले से तय कर रखे थे, उसके आधार पर उनका कार्यक्रम चल रहा है, बैठकें हो रही है, नाम मंगाए जा रहे हैं। संभागीय समितियों में से लगभग ज़्यादातर मामले निपट जाएंगे। प्रदेश समिति में केवल महापौरों के नाम तय करने हैं, तो वो 10 नगर निगमों के महापौर का नाम प्रदेश कमेटी को तय करना होगा। तो इस तरीके से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक स्वाभाविक बढ़त ली है। अब कांग्रेस को उसका मुकाबला करने के लिए बहुत तेजी से अपने सारे कार्यक्रम निपटाने पड़ेंगे। जी अभिलाष। तो देखिए, ईवीएम से चाहे वोटिंग कराने की बात हो या फिर 3 चरणों में परिणाम जारी करने की बात हो, मतदान कराने की बात हो, कांग्रेस यहां तक कह रही है कि ये परिणाम एक साथ आए, इसके लिए हम बाकायदा केंद्रीय चुनाव आयोग में चिट्ठी भी लिखेंगे और जो करना पड़ेगा वो करेंगे। तो कहीं ये मामला फिर से बार अटक तो नहीं जाएगा? और क्या वाकई में इसके पीछे मंशा सिर्फ अच्छे से चुनाव कराने की है या मंशा अपने हिसाब से चुनाव कराने की है? इसको लेकर के बड़े गहरे सवाल उठ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि वक्त कम मिला है, लेकिन डिले चूंकि हो गया था और हर कोई चाह रहा था, खुद कांग्रेस चाह रही थी कि चुनाव की तारीखों का जल्द से जल्द ऐलान हो। अब ऐलान हो गया है तो चुनाव में कौन भारी पड़ेगा वक्त बताएगा। पर फिलहाल ये ईवीएम और तारीखों को और जो चरणों में चुनाव मतदान हो रहा है उसका लेकर लग रहा है कि मामला फिलहाल अभी और उलझेगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी और सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।